नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और मेरा चैनल है डॉक DSC70, अ हेल्थ एंड ट्रैवल चैनल। इफ़ यू कीप हेल्दी यू कैन ट्रैवल रियली वेरी वेल। आज मैं इस एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ कि कोविड-19 को करीब 1 साल होने वाला है और कोविड-19 का वैक्सीनेशन भी आ चुका है। mRNA पद्धति पर बना यह टीका कितना सुरक्षित है या नहीं, यह आप सब जानना चाहेंगे। इन्हीं कुछ भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं आपके समक्ष हूँ। शुरू में ही आपसे निवेदन कि यदि आपके पास समय है पूरा एपिसोड देखने का तभी अभी देखें, अन्यथा जब समय हो तब देखें, क्योंकि इसमें दिए गए सभी प्रश्न और उत्तर बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि मैसेंजर RNA टेक्निक पर बना हुआ टीका नया है, इसलिए आप अवश्य ये जानना चाहेंगे कि यह किस तरीके से काम करता है। अधिकांश वायरस के टीके प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को उत्तेजित कर एंटीबॉडी बनाने के लिए वायरस के कमजोर या निष्क्रिय हिस्सों का उपयोग करते हैं। मैसेंजर RNA के टीके कोविड-19 के वायरस के स्पाइक प्रोटीन कोट के कुछ हिस्सों को बनाने के लिए शरीर की कोशिकाओं को निर्देशित करने के लिए मैसेंजर RNA के स्ट्रैंड्स का उपयोग करते हैं। स्पाइक प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं और एंटीबॉडी बनाने के लिए इसे उत्तेजित करते हैं, जो विशेष रूप से कोविड-19 के वायरस को लक्षित करते हैं और शरीर को भविष्य के संक्रमण से बचाते हैं। शरीर की कोशिकाओं द्वारा स्पाइक प्रोटीन बनाने के बाद कोशिकाओं के एंजाइम मैसेंजर RNA को तोड़कर इसे नष्ट कर देते हैं। कोविड-19 के संक्रमण ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि कहीं हड़बड़ी में और जल्दी ठीक होने के उद्देश्य से इस टीके के बहुत जल्दी में तो कहीं डेवलप नहीं किया गया है। अधिकांश टीके एक महामारी के समय में विकसित नहीं किए जाते हैं, इसलिए आमतौर पर अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन जुटाने में लंबा समय लग जाता है। क्योंकि कोविड-19 महामारी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है, इसलिए ऑपरेशन रैपअप जैसी पहल ने टीका निर्माताओं के लिए उन संसाधन चुनौतियों को दूर करना आसान बना दिया। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकताएं अन्य टीकों के समान ही हैं। अंतिम खुराक के बाद कम से कम 2 महीने तक अध्ययन प्रतिभागियों के कम से कम आधे हिस्से की सुरक्षा और प्रभावकारिता की निगरानी के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की आवश्यकता है, जिसकी अनुपालना की गई है। क्योंकि इसे जल्दी में बनाया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके लेने से कोविड-19 का संक्रमण हो जाए? नहीं, मैसेंजर RNA जीवित टीके नहीं हैं। इन टीकों के कारण कोविड-19 संक्रमण हो यह संभव नहीं है। इनमें कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं होता है जो संक्रमण का कारण बन सके। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि क्योंकि टीकों को प्राप्त करने के बाद प्रतिरक्षा विकसित करने में कुछ सप्ताह लगते हैं, इसलिए यह संभव है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो उससे पहले कोविड-19 का संक्रमण हो जाए। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किस तरह के लोगों को mRNA टेक्निक पर बना ये फाइजर का टीका नहीं लगवाना चाहिए। जिन लोगों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के किसी भी घटक से गंभीर एलर्जी हुई है, उन्हें दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए। अन्य टीके या इंजेक्शन से एलर्जी वाले लोग टीका प्राप्त करने के बाद सावधानी पूर्वक निगरानी के साथ टीका लगवा सकते हैं। जिन लोगों को अन्य दवाओं, खाद्य पदार्थों, लेटेक्स और पराग, जानवरों और मोल्ड जैसी अन्य चीजों से एलर्जी है, उन्हें टीका लगाया जा सकता है। एक प्रश्न जिसका उत्तर बार बार दिया जाता है और वह यह है
कि क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान इस टीके के क्या-क्या दुष्प्रभाव देखे गए। दुष्प्रभाव उन वॉलंटियर्स में अधिक आम रहे हैं जिन्हें प्लेसिबो के बजाय वैक्सीन प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। प्रभाव जो देखने को मिले उनमें इंजेक्शन स्थल पर दर्द, ठंड लगना, थकान, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार शामिल हैं। वैक्सीन प्राप्त करने वाले 64 वॉलंटियर्स में लिम्फ नोड्स की सूजन देखी गई। शायद लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इसके जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं वो तो पता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट यानी कि दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं है। अब तक मैसेंजर आरएनए के टीकों से कोई गंभीर सुरक्षा के कारण नहीं मिले हैं। संभावित गंभीर या दीर्घकालीन दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जानने के लिए अधिक समय और अधिक लोगों को टीका प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वैक्सीन प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग सिस्टम यानी वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम नामक कार्यक्रम वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर नजर रखता है। वह रिपोर्ट एकत्र कर विश्लेषण करता है। मेरे ख्याल से सबसे ज्वलंत सवाल जो है, आरएनए पद्धति से बने हुए इस टीके से डीएनए बदल सकता है? मैसेंजर आरएनए कभी भी न्यूक्लियस में प्रवेश नहीं करता है और यह शरीर का डीएनए नहीं बदल सकता है। आइए महिलाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानें। पहला प्रश्न, क्या कोविड-19 का टीका बांझपन पैदा कर सकता है? नहीं, यह एक गलत धारणा है कि कोविड-19 वैक्सीन प्लेसेंटा के बनने में भूमिका निभाने वाले प्रोटीन सिन16-1 के लिए एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाता है। कोविड-19 की स्पाइक प्रोटीन और सिन16-1 असंबंधित हैं। महिलाओं से संबंधित एक और सवाल, क्या गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं स्तनपान कर रही हैं वे इस टीकों को लगवा सकती हैं? फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 टीकाकरण के बाद गर्भवती होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को गर्भावस्था से बचने की आवश्यकता नहीं है। सीडीसी के अनुसार वर्तमान ज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैसेंजर आरएनए के टीके से उन महिलाओं में जोखिम पैदा होने की संभावना नहीं है जो गर्भवती हैं। सीडीसी यह भी बताता है कि मैसेंजर आरएनए टीकों को स्तनपान करने वाले शिशुओं के लिए जोखिम नहीं माना गया है। क्या कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बच्चों को यह टीका लगवाना चाहिए? इन टीकों को 16 वर्ष से कम आयु के लोगों में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकांश अध्ययनों में बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। बच्चों में सुरक्षा और प्रभावकारिता फिलहाल अज्ञात है। क्योंकि विश्व भर में बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट्स हुए हैं और उनका पूछना है कि क्या उन्हें कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। हाँ, उन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जा सकती है, भले ही उन्हें पहले संक्रमण हुआ हो। क्योंकि कोविड-19 संक्रमण नया है, लोगों को संक्रमण होने के बाद या टीका लगने के बाद होने वाली प्रतिरक्षा की अवधि अभी ज्ञात नहीं है। एक और कोविड-19 के जो मरीज रहे हैं उनका प्रश्न कि उनके इलाज के दौरान उन्होंने कन्वलेसेंट प्लाज्मा का ट्रीटमेंट लिया था, तो क्या उन्हें अब कोविड-19 का टीका लगवाना चाहिए?
टीके से उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के साथ एंटीबॉडी उपचार के हस्तक्षेप से बचने के लिए टीकाकरण को कम से कम 90 दिनों के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। कि क्या कोविड-19 का टीका लगाने के बाद में भी मास्क पहनना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है? हाँ, टीके प्राप्त करने के बाद प्रतिरक्षा विकसित करने में कुछ सप्ताह लगते हैं। यह कहने के लिए अभी भी यह जल्दी है कि क्या वैक्सीन से प्रतिरक्षा रखने वाले लोग अभी भी वायरस को ले जा सकते हैं और इसे अन्य लोगों में फैला सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए पर्याप्त आबादी को टीका प्राप्त करने के लिए कई महीने लगेंगे। इसके लिए आबादी के एक बड़े प्रतिशत को रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करने की आवश्यकता होती है। क्या mRNA पद्धति से बने हुए टीके प्रभावी हैं या नहीं? हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं कि अब तक किए गए परीक्षणों में कोविड-19 को रोकने के लिए 2 डोज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन 90 से 95% प्रभावी रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। चूंकि कोविड-19 और टीके जो इसे रोकते हैं वे नए हैं, यह जानना अभी तक संभव नहीं है कि संक्रमण से या टीके से कितने समय तक एंटीबॉडी रहेंगे। एक और साधारण प्रश्न कि कोविड-19 के टीकों के कितने डोज होंगे? अच्छा काम करने के लिए कोविड-19 टीकों की 2 खुराक की आवश्यकता होती है। पहली डोज के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू हो जाता है, लेकिन टीके को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दूसरी खुराक की आवश्यकता होती है जो 21वें दिन दी जाती है। एक मिसकंसेप्शन या भ्रांति कि क्या कोविड-19 के टीके लगने के पश्चात यदि आप जांच के लिए जाते हैं तो कोविड-19 के संक्रमण का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है? कोविड-19 टीके पॉजिटिव कोविड-19 टेस्ट का कारण नहीं बनते हैं। पहले हुए संक्रमण का पता लगाने वाले एंटीबॉडी टेस्ट पर टीके के प्रभाव के बारे में अभी जानकारी नहीं है। हमारे सबके मन में एक सवाल उठता है कि जब दूसरे टीके बनाने के लिए बहुत समय लगता है तो mRNA टेक्निक से बना हुआ टीका इतना जल्दी कैसे उपलब्ध हो गया? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। आशा है आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।